नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके सार्वजनिक बयानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई टिप्पणियों पर एक सलाह जारी की है। सूत्रों ने बताया है कि समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि चुनाव आयोग का बयान पीएम मोदी पर उनके तंज के बाद आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और उनके जवाब सहित प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियों से संबंधित मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। 1 मार्च की सलाह में चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक निंदा के साथ साथ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी ने राजस्थान चुनाव से पहले अपने चुनावी भाषण के दौरान मोदी पर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया था कि मोदी लोगों को भटका रही हैं, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद चुनाव आयोग ने गांधी को उनकी टिप्पणियों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। 21 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयोग से इन टिप्पणियों के लिए गांधी को जारी किए गए नोटिस पर निर्णय लेने के लिए भी कहा था, जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2023 में दिए गए भाषण के दौरान कांग्रेस नेता द्वारा दिया गया बयान अच्छे स्वाद में नहीं था। एक सूत्र ने कहा था कि अदालत के आदेश और राहुल गांधी के जवाब चुनाव आयोग ने संबंधित मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। राहुल गांधी को अपने कारण बताओ नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि असंसदीय शब्द पहली नजर में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) भ्रष्ट प्रथाओं से निपटना के तहत निषिद्ध है। इसमें आदर्श आचार संहिता का भी हवाला दिया गया, जिसके तहत पार्टियों और उम्मीदवारों को असत्यापित आरोपों का विरूपण के आधार पर अन्य पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। भाजपा ने चुनाव आयोग से एक शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि आपने 22 नवंबर 2023 को बैतूल जिला बाड़मेर राजस्थान में एक सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री के बारे में असंसदीय बातें कही। नवंबर 2023 के नोटिस में कहा गया कि यह आरोप लगाया गया है कि असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करना एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बहुत वरिष्ठ नेता के लिए अशोभनीय है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ तमजीद अहमद जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ विजय खैरा साहब हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत तमजीद जी आपके साथ ही करते हैं। सर, जिस तरह से अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को सार्वजनिक बयानों में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में की गई टिप्पणियों के ऊपर अब एक सलाह जो जारी की गई है, उस सलाह को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है उस सलाह को? देखिए नेहा जी, नमस्कार। जिस तरीके का अभी चुनाव आयोग के चयन को लेकर जिस तरीके की प्रक्रिया में बदलाव हुआ था, चीफ जस्टिस को एक पार्लियामेंट के अंदर कानून लाकर चीफ जस्टिस कमेटी बैठाया गया जिसका आयोग का चयन करता है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर की आशंका थी, अप्रहेंशन था कि ऐसे फैसले आएंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार के नियम में रहा है कि उनको किसी भी तरीके से चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने कंधे में रखना है, कब्जे में रखना है। तो उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। निश्चित रूप से हम इसको बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे कि किसी एक नेता को लेकर इस तरीके से एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जारी होती है तो कॉमन एडवाइजरी जारी करता है कि भाई सभी नेताओं के ऊपर ये लागू होता है, लेकिन राहुल गांधी जी को मेंशन करते हुए जिस तरीके की एडवाइजरी जारी की है,
ये निश्चित रूप से दिखला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी कि चुनाव आयोग को अपने गंजे में कसना, अपने कब्जे में रखना, उसी का ये एक रूप नजर आया हुआ है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ये एडवाइजरी जारी की राहुल गांधी जी के लिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है खैरा साहब, देखिए सुन लिया आपने, कह रहे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रखना, ये भी एक उसी का उदाहरण है। चुनाव आयोग को मजबूर किया है हाई कोर्ट ने, शायद इनको नहीं मालूम कि दिल्ली हाई कोर्ट नवंबर में आदेश दिए थे कि राहुल गांधी को चेतावनी दीजिए। इनको मालूम नहीं को बचा है प्रवक्ता को। जब हाई कोर्ट के आदेश हैं तो पर तो विचार करेगा कि नहीं करेगा, या फिर राहुल गांधी के पोजीशन की वजह से पार्टी के उसको छोड़ देगा, नहीं मानेगा। हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी रिटर्न में माफी मांग चुके हैं अपनी हरकतों की, पहली बार नहीं है। हंसने के लिए बताया इनको, हमने याद दिलाया कि राइटिंग में माफी मांगी। जब उन्होंने माफी भी मांगने को तैयार हुए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, से बोला लिखित लाओ। यानी इतना भरोसा नहीं था राहुल गांधी का, लिखित माफी थी, फिर भी वो नहीं सुधरे। उन्होंने चौकीदार छूट खेल लिया, हार गए, फिर भी नहीं सुधरे। अब की बार उन्होंने ये भी कह दिया कि ओबीसी ही नहीं, जो मर्जी में आता नरगल कुछ भी कहते रहे। अब उनको पॉकेट मारी के प्रधानमंत्री को बिना तो किसी को ही नहीं बोल सकते आप। प्रधानमंत्री को आप ये मजाक हो रहा है कि इस प्रजातंत्र का, और उस पर हंस रहे हैं बेशरम होके ये लोग। शर्म करो भाई, माफी मांग के आते हो कोर्ट से तुम, अभी हाई कोर्ट से फिर माफी मांगनी पड़ेगी। तीसरे हाई कोर्ट से आए हुए खाली स्टे पे रुके हुए, अभी जुलाई में चलेगा, उसमें भी सजा पॉकेट आपने मारी। नेशन हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी आपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पैसा लेके और उनके मशहूर जीजा जी के नाम उसमें है, अध्यक्ष के नाम भी है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के भी हैं, सारे परिवार के नाम उसमें हैं, और उसमें जमानत हुई। मतलब एक सीमा है, आप जितना बोलोगे उतनी जनता के आगे तुम्हारी पोलें खुलती चली जाएंगी, लोगों की याददाश्त आ जाएगी। नेशन में हेराल्ड में किसने पैसा खाया, क्यों तुमने एक झूठा ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना के उसको पैसा ट्रांसफर किया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, वो ट्रस्ट का पैसा 2 लाख रुपए में आपने लेके उससे और खरीद ली 800 करोड़ की प्रॉपर्टी, और उसको अपने नाम कर ली। ट्रस्टी कौन? सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा जी। सारा खेल मोतीलाल वोरा जी अब नहीं रहे, उन्होंने कराया। अब ये फंसे तो ये लोग ना आजकल, जमानत पे तो ये लोग हैं, तो और कह रहे हैं चुनाव आयोग को। तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या? आपकी आवाज कटी है, फिर से बोलेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा क्या बहुत अच्छी है क्या? गूंज रहे आरपी, एक सेकंड रुकिए, अच्छा मैं दूसरी तरह सुनता हूँ। हाँ बोलिए आप। सर सवाल यही कि अगर राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाते हैं कि देखिए वो तो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा अच्छी है क्या? अगर आप तो आपकी भावनाएं नहीं जगेगी। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधते हैं। तंजीब जी आपके साथ आपका रुख मैं कर लेती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए ये तो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, और वाकई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अक्सर देखा जाता है कि कभी किसी मसले पर कभी किसी मसले पर राहुल गांधी कई बार कोर्ट के अंदर माफी भी मांग चुके हैं, ये भी सभी के सामने है। तो ऐसे में ऐसा कुछ पहली बार नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा विवादित बयान दिया हो और उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए हों। देखिए नेहा जी, एक बात समझिए, राहुल जी एक बार कोर्ट में माफी मांगी थी, निश्चित रूप से आप सही करेंगे, लेकिन उसकी वजह दूसरी थी। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जो उनकी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको किसी न किसी गलत फेज में वो सामने आया, तो राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी। राहुल जी ने, सावरकर नहीं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी है, राहुल सावरकर नहीं है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। लेकिन है क्या नेहा जी, जिस तरीके से आप देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरला की तुलना सोमालिया से कर दिया, 100 करोड़ के गर्लफ्रेंड का बयान दिया, जर्सी गाय का बयान दिया, न जाने कितने बयान दिए।
दीदी न जाने कितने ऐसे बयान दिए जो महिलाओं के खिलाफ थे, युवाओं के खिलाफ थे, किसानों के खिलाफ थे, लेकिन चुनाव आयोग उस पर हट नहीं हो रहा है। तो नेहा जी सवाल इसलिए ज्यादा खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ एक नेता को जो हमेशा गरीबों की आवाज उठा रहा है, किसानों की आवाज उठा रहा है, महिलाओं की आवाज उठा रहा है, युवाओं की आवाज उठा रहा है। अब हमारा काम तो ये नहीं कि हम बागों में बाहर गाएंगे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की कानों को आदत पड़ गई है कि उनसे इस तरीके के सवाल पूछे जाए कि मोदी जी कौन सी टॉनिक पीते हैं, मोदी जी इतना काम कैसे कर लेते हैं, मोदी जी क्या खाते हैं, तो इन सवालों से उनका काम इतना भर गया है कि उन्हें पसंद नहीं आता। लगता है कि जायज है कि अगर चुनाव आयोग कुछ कहीं ना कहीं सजेशन दे तो भी आप कहते हैं देखिए तो सजेशन देखिए नेहा जी सजेशन अगर चुनाव आयोग देता, एक कॉमन गाइडलाइन जारी करता कि भाई नेता इस तरीके से बयान दे, लेकिन जब आप राहुल गांधी जी को मेंशन करते हुए इस तरीके का एडवाइजरी जारी कर रहे हैं तो हजार सवाल आपके ऊपर खड़े हो जाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में कानून ला के चुनाव आयोग को चयन प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल डाला, इस वजह से ये सवाल और खड़े हो जाते हैं कि भाई क्यों राहुल गांधी जी के ऊपर सिर्फ एडवाइजरी जारी हो रही है। विपक्ष के नेता है सवाल उठाना, या अब ये भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि भाई क्या बात करनी है। सवाल तो जायज है खैरा साहब कि अगर कोई कॉमन गाइडलाइन आती तो भी समझ में आता है, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी को ये टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता तो सीधे कह रहे हैं कि ऐसा क्या राहुल गांधी ने बोल दिया कि सिर्फ राहुल गांधी को ये सजेशन दिया जा रहा है। अगर तमाम नेताओं को दिया जाना होता तो भी एक बार के लिए समझ में आता है कि चलिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम नेताओं को ये कहा जा रहा है कि आप जो भाषा है उस पर संयम रखें, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी को ये नसीहत। खैरा साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी जी पूछिए आप जरा। कह रहे हैं कि देखिए कॉमन गाइडलाइन अगर जारी की जाती तो भी समझ में आता कि सभी नेताओं को नसीहत दे रहे हैं चुनाव आयोग, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी को ही नसीहत दी जा रही है कि आप भाषा पर संयम रखें। क्यों? देखिए, दसियों विपक्षी पार्टी हैं, दसियों के नेता है, ये अकेला आदमी क्यों फंसता है? ममता जी कभी नहीं बोलती, शरद पवार कभी नहीं बोलते, कभी इनके ऊपर डिफेमेशन आए सजा भी ये पाते, माफी भी यही मांगते। अडानी के ऊपर इतना शोर मचाए, अडानी 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 कह के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी से अडानी को बाकायदा कोई चार्ज नहीं पाएगा, जिसमें रिटायर्ड जज भी थे हाई कोर्ट के। इन सबके बावजूद अब कहेंगे कि जज ने गलत कह दिया, मोदी जी ने गलत, जज साहब को ही समझा दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट से हार जाएंगे। अभी हाई कोर्ट जज ने जैसे कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लो, तो उसके बाद फिर ये कहेंगे हाई कोर्ट का जज भी मोदी जी का ही है। अरे सीमा है हर चीज की, जो भी चीज होती है आप मोदी जी के ऊपर उठाते हो, फिर माफी मांग के चले आते हो। अरे भाई तो आप सुधरिए, हम तो चाहते हैं कि आप अच्छी विपक्ष नेता की भूमिका निभाइए। नहीं, सवाल तो खड़े होंगे ना सर, सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? अगर चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया जाता है, चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को बदल दिया जाता है तो सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? सीजीआई को पैनल से हटा दिया जाता है तो सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? पारदर्शिता का मतलब क्या होता है सर, सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? पारदर्शिता का मतलब तो सिर्फ इंदिरा गांधी के फॉलोअर से पूछ लीजिए, उनकी बहू से पूछ लीजिए, राहुल जी से पूछ लीजिए। पारदर्शिता क्या होती है? 3 जजेस को सुपरसीड करके चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया। जस्टिस खन्ना ने इस्तीफा दिया, जस्टिस ग्रोवर ने इस्तीफा दिया, जस्टिस सिन्हा ने इस्तीफा दिया सुप्रीम कोर्ट से। तब क्या हुआ था? खुद जज जब बनाते थे तो जो पहले की सरकारें करती आई है वही आप कर रहे हैं क्या? फिर तो फिर सुचिता की बात मत किया करिए ना सर। मैं जिसकी अभी बात कर रहा हूँ, इनको पहले तो वो चेहरा दिखा दूं, उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या इंटरेस्ट है इस बात में और क्यों हुआ? आपको अगर उन पर शक है तो कोई तीसरा आदमी उसमें आएगा तो उस पर भी शक किया जा सकता है। जब तक आज तक जिस आईएएस ऑफिसर्स की सारी जिंदगी बेदाग रही है, उस पर आप इसलिए उंगली उठाएंगे कि वो बन गया है चीफ कमिश्नर? कोई बात नहीं हुई ना। नहीं तो खैरा साहब मैं एक बार फिर से आपका ही रुख कर लेती हूँ। सवाल वही कि देखिए अगर सीजीआई उस पैनल में थे तो उससे दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी नहीं। सवाल है जो संसदीय प्रणाली 70 साल से चली आ रही है, अगर संसदीय प्रणाली से इनको दिक्कत कभी नहीं हुई जब तक ये पावर में थे, अब इनको दिक्कत होने लगी उसी प्रणाली से। आपने जस्टिस इब्राहिम को एमपी बनाया, इस्तीफा दिलवाया, फिर दोबारा जस्टिस बनाया, फिर एमपी लड़ाया छुड़ा के, आसाम से थे, और फिर चुनाव हार गया तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आए आप। मतलब इन्होंने तो मतलब एक
प्रजातंत्र को ताक में रखा ही हुआ था। हम तो प्रजातांत्रिक ढंग से चल रहे हैं और आप कैसे संसद चल में रहे हैं? हम जो ठीक समझते हैं उस कानून को बनाने का अधिकार है, बहुमत से कानून बना है। अगर गलत है तो फिर जाते सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों सीजीआई ने उसका स्वयं संज्ञान नहीं लिया? क्योंकि ये गैर कानूनी नहीं था। इट वाज विद इन द लॉ, इट वाज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए ये लोग कहीं जा नहीं सके, नहीं तो जाते करते। अभी भी आप गलत बातों पे उठाते हैं। हमने बताया आपको, कभी पॉकेट मार, कभी अडानी चोर, कभी कोई, कभी राफेल में ये एक राफेल खरीद नहीं पाए, 36 हमने लाके तमजीद जी देखिए कह रहे हैं जब खुद करते हुए आए तब कुछ नहीं, अब जब हम जो भी कदम उठाते हैं उस पर सवाल उठा देते हैं। कानून बनाया ना जो आपका था बनाया हुआ, अब क्या तकलीफ हो रही? देखिए नेहा जी अब तकलीफ बताओ ना, जो 7 साल नहीं हुई जिस कानून से। हम क्या करते आए हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2014 से सत्ता में, लोकतंत्र को मजबूत करना ही कांग्रेस पार्टी का काम था। अभी ट्रांसपेरेंसी के साथ जुगाड़ करते तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आ पाती। लोकतंत्र के अगर हम प्रहरी न होते और लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ है उनको हम मजबूत करने का काम न करते, तो जो पार्टी 1984 में 2 सीटों पे थी वो आज 2014 में सरकार में आ गई। बिना हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। इस तरीके का तो कार्य कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। मैं तो कहना चाहूंगा कांग्रेस की तो छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, उन्होंने भी कैसे कभी ऐसा कार्य करने का काम नहीं किया। इस तरीके से संस्थाओं पर लगातार कब्जा करने की कोशिश हो रही है नेहा जी, वो कभी किसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार छोड़ दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी कभी ऐसा काम करने का काम नहीं। अब आप चाह रहे हो कि आप हर चीज जो कर रहे हो उसको लेके कांग्रेस पार्टी आपकी ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया सर। 10 जनपद पे आकर माथा टेका जाता था, वो किसी से छिपा हुआ है क्या? विपक्षी पार्टियां आकर भले ही बाहर से समर्थन दे रही हो यूपीए को, आपके साथ गठबंधन में हो, लेकिन वहां पर भी डर था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसा कर रही है। नहीं नेहा जी आप बताइए ना, आप हमें उदाहरण तो दीजिए। लगातार ये लोग आंदोलन करते थे, हम लोगों ने कीले ठोकी क्या? कितने आंदोलन देश में हुए मनमोहन सिंह जी की सरकार में? हम क्या आंदोलन करते? हम आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी बुलाते थे क्या? या उनको नक्सलवादी बुलाते थे क्या? या उनके लिए कील ठोक देते थे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने प्रदर्शन किए, तो क्या हमने उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगा रखी थी क्या? आप नेहा जी कैरेक्टरिस्टिक समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि इस वक्त देश के अंदर किसी को बोलने की आजादी धीरे धीरे खत्म करने का ये प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ ये एडवाइजरी जारी की गई है, हालांकि कोई इससे डरने वाला नहीं, ना कोई घबराने वाला है। हम जो जनता के हित में सवाल पूछ रहे हैं वो पूछते रहेंगे। नहीं, ये तो एक सजेशन के तौर पर लीजिए ना, इसको तो एक सजेशन के तौर पे लिया जाएगा। नेहा जी सजेशन क्या? कुछ दिनों बाद क्या राहुल गांधी जी को भाषण लिख के दिया जाएगा क्या कि आपको यही भाषण देना है? क्या सजेशन होता है भाई? सजेशन सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए क्यों नहीं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ये सजेशन आया? मोदी जी ने केरला के चुनाव में, आपको याद होगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और पूर्व सेना प्रमुख को देशद्रोही तक बोल दिया था। ये कैसे भूला जाता है बाद में? हालांकि उस चीज को उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर डिनाई कर दिया, लेकिन इन बयानों का संज्ञान चुनाव आयोग क्यों नहीं ले रहा है? और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की चुनने की प्रक्रिया बदल दी? जब इतना ट्रांसपेरेंसी रखना था क्यों चीफ जस्टिस को उससे हटाया गया? तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के विफलताओं को, किसानों के खिलाफ अत्याचार को, युवाओं के खिलाफ अत्याचार को, महिलाओं के खिलाफ शोषण की आवाज उठाती रहेगी। इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली है, राहुल गांधी जी डरने वाले हैं। हम लोग सवाल उठाते रहेंगे, जनहित में सवाल उठाते रहेंगे, और हमें पता है कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है। हमें वो सीख लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है खैरा साहब, देखिए कह रहे संसद में तो बोलने नहीं देते, अब बाहर भी लगाम लगाएंगे क्या? हम कहाँ बोलें? क्या इतना भी हमारा अधिकार नहीं है कि विपक्षी पार्टियां अपनी बातों को उठा सके, अपने मुद्दों को उठा सके, जनता से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठा सके? वो भी ना उठाए क्या? क्या तानाशाही लाके रख दी है क्या? जो आप बोल रहे हैं, पहले एक लाइन में उसका जवाब दे दूं। महंगाई नोटिस आपने दिया था, भाग आप गए। बेरोजगारी पर नोटिस आपने दिया था, बहस में आप नहीं शामिल हुए। यानी बहस करने आप नहीं जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है हम बहस में वहां पर पिट जाएंगे संसद में, और वॉकआउट करके चले जाते। आप नोटिस देके जब तैयार है सरकार बहस करने के लिए। ठीक है सर, वो तो मसले ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अगर ये कहा जाएगा कि सिर्फ राहुल गांधी ही असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अनुराग ठाकुर को क्या कहिएगा? आपके सामने पहले इस बात का सवाल हो जाए कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इन्हें दोषी माना है कि नहीं माना है। 23 नवंबर को इन्होंने जो राजस्थान में बयान दिया था उसके लिए, और तब उन्होंने कहा है चुनाव आयोग को
ऐसे लोगों के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। और अगर राहुल गांधी जी ने हरकत दोबारा की तो इसके बाद हो सकता है वो पूरे चुनाव में जाने से भी बैन हो जाए। मैं आज बोल दे रहा हूँ आपसे एज ए कॉमन मैन। और फिर ये रोएंगे उस बात के लिए कि हमें बोलने से मना कर दिया चुनाव आयोग ने, क्योंकि अभी इनको नोटिस गया चेतावनी का और हाई कोर्ट के हवाले से गया है। अगली बार आचार संहिता के दोषी पाए जाएंगे और इन्हें हो सकता है चुनाव में जाने से ही बैन किया जाए। नहीं, ठीक है सर, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता, लेकिन देखिए जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अब सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करे तब तो समझ आता है कि चलिए राहुल गांधी को स्पेशली एक नसीहत दी जा रही है, लेकिन अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, गिरिराज सिंह, ऐसे कई नेता है सर, एक लंबी फहरिस्त है। उनको नसीहत नहीं दी गई कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें, किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी ना करें, ये नहीं कहा गया। देखिए, अगर मैं आज बोलूं कि राहुल गांधी नेशनल हेरल्ड में चोरी करते पाए गए, असंसदीय नहीं है, क्यों कि आप जमानत पर हैं, आरोप सिद्ध होंगे बाद में, लेकिन प्रथम दर्जा दोषी आप पाए गए हैं। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पाए गए हैं, जिस तरीके से आपके 2 मंत्री भीतर है, 1 साल हो गए, जमानत नहीं होती है, ना हाई कोर्ट देता ना सुप्रीम कोर्ट देता है। अभी आप 3 मसलों में और सुप्रीम कोर्ट हो गया, तीनों में वापिस चले आए, फिर गए थे हर बात में। तो जब आप बराबर पिटते हो कोर्ट से तो हमें क्यों दोषी ठहराते भाई? हमको ये समझ नहीं आता है। अब आपके सामने उदाहरण है, अभी हाई कोर्ट से मार खाए, उसका तो जवाब दे दें। पॉकेट मार के ऊपर जो हाई कोर्ट ने इनके ऊपर निर्णय दिया है उसका जवाब दे दें हमको, जिस बात पे आज बहस है। नहीं पाएंगे ये, और कहेंगे सुप्रीम वो कर दिया चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग फलाना कर दिया, हरकत तुम आए, हाई कोर्ट ने आदेश करा, पॉकेट मार तुमने बोला, पॉकेट मार है नहीं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल है सर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, वहां पे तो कम से कम सोचना चाहिए ना, चोर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, सारे मोदी सरनेम को लेकर, या फिर पॉकेट मार जैसा शब्द इस्तेमाल करना, ये क्या एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्या? देखिए नेहा जी, ऐसा नहीं कि राहुल जी किसी का नाम लेके कुछ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस चीज को समझ रही है कि हमें ही बोल रहे हैं, इसमें हमारी क्या कमी है? हम बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, तो अगर इनको समझ में आ रहा है कि मोदी जी के बोल रहे हैं तो हम उसको ऑन कर सकते हैं जो हम बोल रहे हैं। वो क्या समझ रहे हैं उसको हम नहीं ऑन कर सकते। हम बोल रहे हैं कि जिस तरीके से देश को लोगों को बेवकूफ बना के पॉकेट मारी की जा रही है, तो उनके लिए नहीं, वो समझ रहे हैं कि उनके लिए नहीं बोला जा रहा है, तो फिर जाके माफी क्यों मांगते हैं? ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।